ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चंदौली की, जहां चकिया में प्रदेश की पहली जीरो पॉवर्टी कॉलोनी का हुआ उद्घाटन। आगे बात करेंगे इटावा की, जहां उनसराहार क्षेत्र में गौमाता की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। चकिया के तिरेहू ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश की पहली जीरो पॉवर्टी कॉलोनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें 20 वनवासी परिवारों को नवनिर्मित पक्के घर सौंपे गए। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस कॉलोनी को केवल आवासीय परियोजना नहीं बल्कि संपूर्ण पुनर्वास मॉडल के रूप में तैयार किया गया है, जहां लाभार्थियों को 16 विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक साथ मिलेगा। उद्घाटन समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक गृह प्रवेश के साथ उत्सव का माहौल रहा, जिसमें राज्य मंत्री संजीव गौड़, विधायक कैलाश आचार्य, सीडीओ आर जगत साई और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। परियोजना में बिजली, पेयजल, शौचालय, पक्की सड़कें, जल निकासी और उज्ज्वला योजना जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं और 5 महीनों में निर्माण पूरा किया गया है। ये कॉलोनी वनवासी समाज के लिए सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जा रही है। क्या नाम है आपका? अमरदेव। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ का दिरहू का। दिरहू का। अमरदेव जी, आपको आवास वितरण हुआ, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ। पहले आप कहाँ रहते थे? पहले बैरा में। अच्छा, बैरा में। कैसा मकान था पहले आपका? झोपड़ी पट्टी। जो आवास मिला है तो कितना लाभ आपको मिलेगा? बहुत से लाभ मिलेगा। तो आप खुश हैं आवास पाकर? खुश है। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका जी, कहाँ के रहने वाली हैं? दिरहू। अच्छा, आपको आवास मिला है? हाँ। अच्छा, कैसा लगा आवास पाकर? बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाँ। पहले कहाँ रहती थी? दिरहू बैरा। कैसा मकान था आपका? ठीक। कैसा मकान था पहले? कच्चा। कच्चा मकान था। तो अब ये आवास मिला, आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ। बढ़िया लगा आपको? चकिया में क्या आज जनपद चंदौली के विकासखंड चकिया में प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आवास ऐसे लोगों को जिनके पास कोई जगह ज़मीन नहीं था, न उनके पास रहने के लिए घर था, ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी आवास आज देने का काम किए हैं। आज उसी क्रम में आज वह बन करके तैयार हो गया और उसका गृह प्रवेश भी था और उसके साथ साथ उसमें सारा हमारी सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना जो संचालित हैं, सभी चीज़ आच्छादित है और उसके साथ साथ उनको रहने के लिए आवास, उनको स्वच्छ पेयजल पानी के लिए उनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी उनको दिया गया है। उसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया तक जो इलाज के लिए वो भी दिया गया है और रोजगार के लिए मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए उनको रोजगार भी देने का काम करेंगे। कितने लोगों को सिंह ने कहा है कि मोदी जी सड़क छाप है, इस पर क्या कहेंगे? अब मैंने लगा दे। अरे यार, मंत्री जी, कितने लोगों को चाबी दी गई है? आज यहाँ पर जिनका गृह प्रवेश हुआ है 21 लोगों को चाबी सौंपा गया है। निश्चित तौर पर हम अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि ऐसे लोगों को जो चिन्हित करा करके जिनके पास आवास नहीं है, ऐसे लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी, यूपी से जुड़ा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि योगी का जो बुलडोजर कार्रवाई हो रहा है वो गलत है, क्या कहेंगे? इस पे क्या कहेंगे? इसमें राष्ट्रीय नेताओं से पूछिए। मंत्री जी, चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। इटावा के उसराहार क्षेत्र में किशनी रोड पर रात 10 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से गौ माता की मौत हो गई, लेकिन मृतक गाय का शव सड़क किनारे पड़ा रहा और आवारा कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खाया। घटना की सूचना पर विश्व हिंदू महासंघ और गौरक्षा संघ के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और विकासखंड अधिकारी समय रहते कोई कार्यवाही नहीं कर सके। अधिकारियों की इस घोर लापरवाही की निंदा करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बावजूद प्रशासन निष्क्रिय रहा और जल्द ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की जाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं गौरक्षा संघ, विश्व हिंदू महासंघ से जिलाध्यक्ष इटावा हूं, गौरक्षा प्रकोष्ठ का। क्या मामला हो गया? मामला ये है, लगभग 1.5 घंटे पहले किसी अज्ञात वाहन से ये गाय का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। ये सड़क पर पड़ी हुई है और इसको कुत्ते नोच रहे थे। जब हमें जानकारी मिली तो हम अपने साथियों के साथ आए, इसको देखा और
संबंधित अधिकारियों से फ़ोन करने का, बात करने का प्रयास किया तो किसी से भी बात नहीं हुई। किसी का नंबर ऑफ जा रहा है तो कोई कह रहे हैं कि हम रात में क्या आपकी मदद कर सकते हैं। तो प्रशासन से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि इस गाय का अंतिम संस्कार कराया जाए या फिर ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए कि इसको रात में कुत्ते ना नोचें और सुबह विधिवत तरीके से इसका अंतिम संस्कार कराया जाए। पुलिस को संपर्क किया? हाँ, पुलिस को संपर्क किया तो 5 मिनट के अंदर डायल 112 आई और उन्होंने देखा और वो भी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के लोकल प्रधान या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इटावा से सीनू संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन ऑफिसर क्लब फतेहगढ़ में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शनिवार सुबह 10:30 बजे से ही जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र आना शुरू हो गए, जिसमें कुल राजस्व विभाग के 34, पुलिस विभाग 11, विद्युत विभाग 3, विकास विभाग 3, अन्य 7 बाकी प्रार्थना पत्र के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें राजस्व विभाग के 2 प्रार्थना पत्र का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह, एसडीएम रजनीकांत पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक वरुण कुमार और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से तहसील समाधान दिवस का आयोजन हर पहले और तीसरे शनिवार को किया जाता है। उसी क्रम में आज भी तहसील सदर में इसका आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आज 58 कुल प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें सर्वाधिक 34 राजस्व विभाग के थे और 11 पुलिस विभाग के थे। सभी अधिकारियों को, यहाँ उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि वो समय से और गुणवत्तापूर्वक समस्याओं का निस्तारण कराते हुए अवगत कराएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज कुल 58 में से 2 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सर, शासनादेश है कि संपूर्ण समाधान दिवस में सारी शिकायतों का निस्तारण हो एक स्तर पर, लेकिन देखा गया है कि अधिकांश प्रार्थना पत्रों में आपके ना तो फरियादियों को रसीद दी जाती है और ना ही क्रमांक नंबर पड़ता है। नहीं, देखिए, जितने भी प्रार्थना पत्र आते हैं सभी पे क्रमांक नंबर डालते हुए उनको बाकायदा रसीद दी जाती है। उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आता है और सभी लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि वो उसका निस्तारण शीघ्रता से करें। और जो प्रकरण यहाँ निस्तारित तो होने लायक होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण यहीं मौके पे कर दिया गया है और लगभग 10 ऐसे प्रार्थना पत्र हैं जिनके लिए राजस्व की टीम मौके पर भेज दी गई है। उनका निस्तारण भी आज ही हो जाएगा। सर, एक 9 दरवाजे का भी प्रार्थना पत्र है जिसमें कोटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, ठेल पे लाद करके माल जो है वो कहीं और सेल कर रहा है। देखिए, जैसा आप बता रहे हैं तो इस प्रकरण की जांच करा ली जाएगी और यदि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हाथरस में यूजीसी बिल के विरोध में प्रस्तावित पदयात्रा को प्रशासन ने धारा 144 के तहत रोक दिया। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद की ओर से दिल्ली तक पदयात्रा निकालने की योजना थी, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पदयात्रा में शामिल नेताओं व पदाधिकारियों को एहतियातन नजरबंद किया गया। किसान नेता विवेक वशिष्ठ को हिरासत में लिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया को उनके आवास पर रोक दिया गया, जबकि पुलिस और समर्थकों के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। पंकज जी, आज आपके द्वारा जो है सनातन स्वाभिमान पदयात्रा निकाली जा रही थी, क्या कारण है कि आपने यात्रा नहीं निकाली? नहीं, मैं यात्रा निकाल रहा हूँ, प्रशासन मुझे रोक रहा है, मोदी सरकार मुझे रोकने का काम कर रही है। मैंने शांतिपूर्ण आगाह किया, प्रशासन से निवेदन किया कि साहब, हमारे देश में आपने सनातन के नाम पे ये जो सरकार आई थी, गौ रक्षा के नाम पे जो सरकार आई थी, यूसीसी बिल लाने के नाम पे जो सरकार आई थी, देश को एक करने के नाम पे जो सरकार आई थी, आपने इन सनातनियों को लड़ाने का काम करा। आपने SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अवमानना करके, आपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके SC/ST एक्ट लाने का काम किया। ऐसे ही आपने यूजीसी कानून लाके समाज में द्वेष भावना पैदा करने का काम किया। इसीलिए मैंने यहाँ पे सनातन सम्मान स्वाभिमान पदयात्रा का आह्वान किया था, पर लेकिन प्रशासन मुझे निरंतर रोकने का दुस्साहस कर रहा है। और ये प्रशासन की कमी नहीं है, ये तो सरकार रोक रही है। और मैं, अगर मुझे नहीं रोकने दिया, मुझे नहीं जाने दिया जाएगा, मैं अकेला जा रहा हूं। अगर दिशा निर्देश है तो मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा, मैं अकेला जा रहा हूं, मुझे मंत्रिमंडल से वार्ता कराई जाए। मेरा मुख्य मकसद है कि मैं मंत्रिमंडल से बात करूं और प्रधानमंत्री तक अपना ज्ञापन पहुंचाऊं। संयोजक हूँ संयुक्त किसान मोर्चा। क्या कार्यक्रम था यूजीसी को लेकर आपका? देखिए, आज राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के आह्वान पर हाथरस से एक यूजीसी जैसे काले कानून, SC/ST जैसे काले कानूनों को लेकर हाथरस से अलंकार अग्निहोत्री जी, पंकज धवरिया जी, हमारे द्वारा
अन्य संगठनों द्वारा एक मार्च प्रस्तावित था प्रधानमंत्री कार्यालय तक, जिसे इस सरकार ने रोका गया, प्रभावित किया गया है। कार्यकर्ताओं को जगह जगह हाउस अरेस्ट किया गया है और राष्ट्रीय परिषद के जो प्रमुख हैं पंकज धवरिया जी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, पूरे हाथरस को छावनी बना दिया गया है। मैं भी जब इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए मुझे रोका गया, मैं पंकज धवरिया जी के घर तक जाने का मैंने प्रयास किया और हाथरस पुलिस द्वारा मेरी अरेस्टिंग कर ली गई, बाद में मुझे रिहा कर दिया गया है। आगे आपकी क्या रणनीति है यूजीसी को लेकर? यूजीसी जैसे काले कानून और जो देश में भाई भाई के बीच खाई खोदने का काम जो सरकार कर रही है, समता मूलक समाज की स्थापना, जिस तरह के जो काले कानून ला रही है, जिन कामों को अंग्रेज भी नहीं कर पाए, उस काम को ये योगी सरकार कर रही है। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा, अब जातिवाद के नाम बांट रहे हैं। आपने देखा हो संत को संत के नाम पे बांट रहे हैं। तो ये पॉलिसी ज़्यादा लंबे समय नहीं चलने पाड़ी। आज हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है योगी जी लड़ाने में माहिर हैं, इसलिए हम जन जन जाकर, घर घर जाकर लोगों को अवगत कराएंगे कि 2027 हो या 2029 हो, ऐसी निकम्मी सरकार को वापसी का संदेश लोगों के माध्यम से, वोट के माध्यम से दिलवाने का काम करेंगे। हाथरस से सीनू संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए के सोने की चोरी का सफल पर्दाफाश किया है। स्वर्ण रजत मार्केट के व्यापारी के कारखाने से 761 ग्राम सोना चोरी करने वाले 2 आरोपी इमरान मलिक और कुर्बानी मंडल पश्चिम बंगाल गिरफ्तार किए गए। आरोपी ने तिजोरी की चाबी चुराकर सोना ले जाने की कोशिश की, लेकिन कारखाने के सीसीटीवी में उनकी हरकतें कैद हो गई। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपियों को धर दबोचा और अब सोने की पूरी बरामदगी तथा उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से, जहां आगामी 10 फरवरी से जिले में सर्व जन दवा सेवन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर सदर अस्पताल के एमसीएच भवन में आज एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर मनीराज रंजन ने किया। इस दौरान उन्होंने फाइलेरिया रोग के दुष्परिणामों पर विस्तार से जानकारी दी और इसे गंभीर लेकिन रोके जा सकने वाला रोग बताया। मीडिया कार्यशाला के दौरान अभियान की सफलता में मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा की गई और लोगों से सहयोग की अपील की गई। खुद देख रहे होंगे बड़े बड़े अधिकारी दवाई स्वयं खाकर इसका शुभारंभ करते हैं, उद्घाटन करते हैं, ताकि लोगों के बीच मैसेज आए कि नहीं, हम सबके बीच में ये कीटाणु हो सकता है। दवाई नहीं खाने से बीमारी हो सकता है, लेकिन दवाई खाएंगे तो अगर बीमारी है तो वो स्टेटिक रहेगा, जहाँ है वहीं रुक जाएगा। लोग हल्ला करते हैं कि खाने से साइड इफेक्ट होता है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके अंदर अगर कीटाणु है तो दवाई खाने से जो कीटाणु मरता है तो बेचैनी होती है, तो पेट में उथल पुथल है, जो तुरंत करीब 10 मिनट 15 मिनट में ठीक हो जाता है। हम इसको साइकोलॉजिकल नहीं लेके रिएक्शन हुआ, कोई रिएक्शन की बात नहीं है। ये रिसर्च प्रोडक्ट है भारत सरकार के। तो पुनः मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मीडिया बंधु से कि कृपया आप गांव-गांव तक इसका प्रचार करेंगे, सभी लोग दवाई खाएं। ऐसे मेरा माइक्रो प्लान बन चुका है, कार्यक्रम शुरू होगा और इसमें PI आपके मेंबर जो है, वीडियो स्कूल है, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, सभी लोग इन्वॉल्व है, सब इसमें काम करेंगे और पुनः आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए, जिनमें से एक घायल है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध देशी तमंचा, कारतूस, पिकअप वाहन और एक बछड़ा बरामद किया है। घायल आरोपी मोहिम अहमद ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह और उसका साथी सुनियोजित रूप से गौवध और गौ तस्करी करते थे, जिसमें अवैध वध के बाद मांस बेचने और शेष अवशेष नष्ट करने की प्रवृत्ति शामिल थी। दोनों आरोपी पहले भी इसी तरह के मामलों में जेल जा चुके हैं और पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। सर, ये क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना जहानागंज का है। बड़ैला ताल के पास पिकअप वाहन पर छुट्टा गौवंश को लादे जाने की सूचना पर थाना जहानागंज की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां पर बदमाश मोहिम पुत्र दिलसेर व सुनील पुत्र शोभनाथ से उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें मोहिम को पैर में गोली लगी है
तथा अभियुक्त सुनील को मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 पिकअप वाहन तथा 1 गौवंश बछड़ा बरामद हुआ है। अभियुक्त मोहिम और सुनील का लंबा आपराधिक इतिहास है। मोहिम के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। सर, ये कैसे अपराध करते थे? ये दोनों अभियुक्त छुट्टा जानवरों को वाहनों में भरकर गौवंश की तस्करी करते थे अथवा गौवंश को काटकर उनके मांस को बेचकर लंबा मुनाफा कमाते थे और उनके अवशेषों को नदी नालों में फेंककर या गाड़ देते थे, जिससे कि कोई उसके बारे में जानकारी प्राप्त ना हो सके। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युवाओं को अवसर देने के लिए नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मंच प्रदान करना है। तिरहुत प्रमंडल के प्रवेशक कृपाशंकर शाही ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी QR कोड स्कैन कर आवेदन कर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि कार्यक्रम के जरिए समाज में छिपी प्रतिभाओं से प्रवक्ता, शोध कोऑर्डिनेटर और प्रचार प्रसार को कोऑर्डिनेटर जैसे पदों के लिए चयन किया जाएगा। लोकतंत्र को मजबूत करने की इच्छा रखते हैं, मादा रखते हैं, ऊर्जा है उनमें, लेकिन कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म के अभाव में वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और वैसे सभी लोगों को जिनका कोई पैरवीकारक हो नहीं हो, सिफारिश करने वाला हो नहीं हो, उनमें टैलेंट है और उनमें इच्छा शक्ति है, तो वैसे लोगों के लिए यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है। और कांग्रेस पार्टी ने इसमें 3 मुख्य तौर से 3 विभाग जो है, उसमें एक तो कृपाशंकर शाही यहाँ पे पूर्व में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे भी काम किया हुआ हूँ। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम करके कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके तहत मुझे तिरहुत प्रमंडल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उसी के मातहत यह कार्यक्रम चल रहा है। उसी में इस कार्यक्रम की जो उद्देश्य है, जो परिकल्पना है, उसके प्रचार प्रसार हेतु हम लोग हर जिला में कार्यक्रम और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो कि सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता परवीन जहां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि तौफीक नाम के व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। तौफीक के परिजनों ने भी लाठी डंडों और लोहे के हथौड़े से महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। त्र्यंबकेश्वर तालुका राशन दुकानदार संघ का हरसुल में भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दुकानदारों की तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा हुई। प्रमुख मुद्दों में अनाज में वजन की कमी, मानदेय की मांग और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पारदर्शी वितरण शामिल थे। राज्य अध्यक्ष गणपत राव डोलसे पाटिल ने आश्वासन दिया कि प्रलंबित कमीशन 8 दिनों में जमा कर दिया जाएगा और लाभार्थियों के साथ व्यवहार में संयम बरतने की सलाह दी। जिलाध्यक्ष निवृत्ति महाराज कापसे और तालुका अध्यक्ष लालू आचारी ने तालुका स्तर की समस्याओं को राज्य सरकार के समक्ष उठाने का भरोसा दिलाया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में राशन दुकानदार और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। नासिक से सीनू संवाददाता लक्ष्मीकांत निकम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।